हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीगल हिस्ट्री का, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के जुडिशियल प्लान को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, जिससे आपको समझ आ जाए कि जुडिशियल प्लान बेसिकली क्या थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम वॉरेन हेस्टिंग्स के 3 जुडिशियल प्लान्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है 1772 का जुडिशियल प्लान यानी न्यायिक योजना 1772। उसके बाद 1774 यानी 1774 का जुडिशियल प्लान, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 1780 का जुडिशियल प्लान। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्लान्स हैं जो हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका लीगल हिस्ट्री का पेपर होता है उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, मोस्टली पूछा जाता है, और जुडिशियल प्लान्स आपको उस क्वेश्चन में लिखने होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में कि 1600 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे अपना सेटलमेंट करती है, सूरत में करती है, फिर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी क्या करती है, ट्रेड करना शुरू कर देती है। ठीक, हमने पढ़ा था कि तीनों प्रेसिडेंसी जब बन जाते हैं, चाहे वो मद्रास हो, कलकत्ता हो या बॉम्बे हो, तो पहले क्या था कि ट्रेड जो था, जो कंपनी का व्यापार था, वो केवल तीनों प्रेसिडेंसी तक ही लिमिटेड था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी का ट्रेड जो है, जो उसका व्यापार है, वो बढ़ता चला गया। और क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने और जगहों पर भी अपना सेटलमेंट कर लिया, सिर्फ सूरत, मद्रास, कलकत्ता में ही नहीं बल्कि इंडिया में जो और जगह थी वहाँ पर भी उन्होंने अपना सेटलमेंट किया। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, मतलब प्लासी की लड़ाई होती है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें दोनों ही ये जो वॉर थी, जो दोनों बैटल थे, इससे क्या होता है कि कंपनी को इसमें जीत हासिल होती है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद 1765 में क्या होता है कि कंपनी को जो है वो रिवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें हिस्टोरिकली ध्यान रखने हैं, और इसलिए ध्यान रखने हैं कि फिर जुडिशियल प्लान क्यों लाए गए। तो अब जो हमें ध्यान रखना है कि जब ये बैटल हो चुकी थी और कंपनी को इसमें जीत हासिल हुई, कंपनी विजय प्राप्त करती है, तो उसके बाद बहुत सारा जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया कंपनी एक्वायर कर लेती है और उस पर भी अपना मतलब एक तरीके से ट्रेड को बढ़ाती है और अपना व्यापार करना स्टार्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम तीनों जुडिशियल प्लान को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1772 के जुडिशियल प्लान की, यानी इस टाइम की न्यायिक योजना क्या थी। तो देखो, ये जो जुडिशियल प्लान है 1772 का, ये हमारा आज जो भी हमारे पास अदालत सिस्टम है उसका फाउंडेशन इसी जुडिशियल प्लान से हुआ था। ठीक, यानी कि 1772 के जुडिशियल प्लान ने ही अदालत सिस्टम की नींव रखी थी। आज जो हम अदालत सिस्टम देखते हैं अपनी कंट्री में, अपने देश में, तो वो यहीं से शुरू हुआ था। ये जुडिशियल प्लान जो लाया गया था 1772 का, इससे पहले जो भी जुडिशियल सिस्टम चल रहा था उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत थी। अब जो इससे पहले जुडिशियल सिस्टम चल रहा था उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिनको दूर करने के लिए एक जुडिशियल प्लान लाना बहुत ज़रूरी था, और इसी सब चीज़ों में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए इस जुडिशियल प्लान को लाया गया। इस जुडिशियल प्लान से क्या हुआ कि अदालत सिस्टम एक तो स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, और यहाँ पे ये जो जुडिशियल प्लान था ये दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित था, मतलब सिविल और जुडिशियल जो भी जस्टिस सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था उससे रिलेटेड था। अदालत सिस्टम की इससे शुरुआत हुई, जैसा कि मैंने बताया। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डिस्कस करने से पहले ये बता देते हैं कि इसको वॉरेन हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान क्यों कहते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया 1772 में। 1772 में इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, और ये सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो ध्यान है वो देखते हैं कि उस समय बहुत सारी कमियां हैं जुडिशियल सिस्टम में, और इन कमियों को दूर करने के लिए ही ये यहाँ पर एक जुडिशियल प्लान लाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे देखो, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चल रहा था, मतलब डुअल सिस्टम चल रहा था, सॉरी, जो मतलब दो तरफा, दो तरीके से जो सरकार चलाई जाती है। तो यहाँ पे डुअल सिस्टम चल रहा था, दोहरी व्यवस्था चलाई जा रही थी। अब ये जो दोहरा शासन चल रहा था, इस समय
उस समय जो है ना बंगाल की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था उस टाइम पे, जजेस को सैलरी नहीं दी जाती थी तो वे करप्ट होते जा रहे थे, एक तरीके से वो रिश्वत वगैरह ले चुके थे, उससे जुड़ते चले जाते थे, बहुत ज़्यादा घूस वगैरह लेने लगे थे। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी जुडिशियल सिस्टम में, और इसीलिए बहुत सारे सुधार की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और फाइनली इसको प्लान को लाया गया। ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि करप्शन था उस टाइम पे, बंगाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये सब चीज़ें आपके 1772 से पहले जो कंडीशन थी वो सब उस चीज़ों के बारे में है। तो 1772 में मैंने बताया कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, और ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। अपने कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी सारे सुधार किए वैसे तो देखो, लेकिन 1772 का जो जुडिशियल प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने कई सारे चेंजेस किए, और इस प्लान को हम हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान भी कह सकते हैं। वैसे कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी इस तरीके से ही पूछा जाता है। ये सिविल क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, और क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूरे एरिया को इसने कई जिलों में बांट दिया था। तो कई सारे जुडिशियल प्लान्स, वैसे तो अभी देखो हम 1774 का भी देखेंगे, फिर हम 1780 का भी देखेंगे, लेकिन ये वाला जो था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स ये जुडिशियल प्लान लाते हैं, इससे हर डिस्ट्रिक्ट को में 2 तरह की अदालतें स्थापित की गई। ठीक, कितने तरह की? 2 तरह की अदालतें। पहली थी मुफस्सिल दीवानी अदालत और दूसरी थी मुफस्सिल फौजदारी अदालत। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दीवानी लग रहा है वो सिविल केसेस देखेगी, और जिसमें फौजदारी लग रहा है वो क्रिमिनल केसेस देखती थी। इसके अलावा कलकत्ता में भी 2 तरह की अदालतों की स्थापना की गई। एक होती थी सदर दीवानी अदालत, एक होती थी सदर फौजदारी अदालत। सबसे पहले बात करेंगे मुफस्सिल दीवानी अदालतों की। तो पूरा का पूरा उस टाइम पे जो सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन था कि किस तरीके से दीवानी न्याय प्रशासन चलेगा, उसके लिए हर जिले में एक मुफस्सिल दीवानी अदालत स्थापित की गई थी। और इस कोर्ट में क्या होता था कि जिले का कलेक्टर ही, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता था, वो क्या करता था? जज का कार्य करता था, न्यायाधीश का काम करता था, और उसकी मदद से जिले का जो भी मतलब भारतीय दीवान या न्यायालय के दूसरे कर्मचारी उनके साथ काम करते थे। इस अदालत को किस तरीके के मुकदमे सुनने का जुरिडिक्शन था? प्रॉपर्टी के केसेस देखता था ये। इसके अलावा विल वगैरह के जो वसीयत के होते थे, टेस्टामेंट्री केसेस देखता था ये। विवाह से संबंधित, कास्ट से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सक्सेशन हुआ, तो ये सब मामले निपटाने का राइट किसको था? मुफस्सिल दीवानी अदालत को। बेसिकली ये सिविल केसेस ही ज़्यादातर देखता था। ठीक, इसके अलावा जो नेटिव पीपल्स होते थे, जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, उनके मामलों को उनके पर्सनल लॉ के आधार पर निपटाया जाता था। ठीक, लेकिन जो ज़मींदारी से रिलेटेड केसेस थे वो ये अदालत नहीं देखती थी, क्योंकि वे फोर्ट विलियम में गवर्नर जनरल काउंसिल जो था, उनको ये राइट था कि गवर्नर जनरल काउंसिल उन मैटर्स को देखे। ये कोर्ट हफ्ते में 2 बार लगती थी, और 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों पर इसका निर्णय अंतिम होता था। यानी अगर मामला 500 रुपये तक का है तो ये उसको निपटा देती थी। जिले का जो कलेक्टर होता था, जो इस अदालत में न्यायाधीश का काम करता था, मतलब जो जज का काम करता था, उनके इंग्लिश मैन होने के कारण उन्हें इंडियन लॉस के बारे में ज़्यादातर मतलब वो उनको पता नहीं था, उनको पर्सनल लॉस के बारे में भी पता नहीं था। निर्णय में उनकी मदद कौन करते थे? मुस्लिम काजी और हिंदू पंडित किया करते थे उनकी मदद। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मुफस्सिल दीवानी अदालत है वो बेसिकली आपके प्रॉपर्टी के केसेस, आपके टेस्टामेंट्री केसेस, कास्ट से, पार्टनरशिप से, कॉन्ट्रैक्ट से, ये सब तरह के दीवानी केसेस देखा करती थी। इसके बाद बनाई गई मुफस्सिल फौजदारी अदालत। अब देखो जब डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की अदालतें बनाई गई हैं, तो एक तो सिविल केसेस देख रही है, अब क्रिमिनल केसेस देखने के लिए भी तो एक अदालत चाहिए। तो क्रिमिनल केसेस के लिए जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत बनाई गई थी, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये थी कि सबसे पहले तो ये क्रिमिनल केसेस को निपटाती थी, जैसा कि इसके नाम में ही लग रहा है, फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, तो क्रिमिनल केसेस को ही ये देखती थी। और इस कोर्ट में जो जिले के काजी, मुफ्ती और मौलवियों के द्वारा जो मुस्लिमों का जो क्रिमिनल लॉ था उसके आधार पर ही जो क्रिमिनल केसेस थे वो निपटाए जाते थे, और जो क्रिमिनल्स होते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। जो जिले का कलेक्टर होता था उसको इस अदालत की कार्यवाही में भी हिस्सा लेना ज़रूरी होता था, मतलब वो यहाँ पर भी मैटर्स देखता था। सिविल के केसेस तो वो देखता ही था, इसके साथ साथ वो क्रिमिनल के केसेस भी देखता था, और उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस अदालत के कार्यों पर निगरानी रखे। मतलब निगरानी वगैरह रखने का काम किसका था? कलेक्टर का था, कि वो मुफस्सिल फौजदारी अदालतों के काम को अच्छे से देखे कि सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है।
ठीक। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लो मर्डर का केस हो गया या कोई गंभीर अपराध हो गया, उनके मामलों को भी ये निपटा सकती थी। लेकिन अगर पनिशमेंट की बात है या किसी की प्रॉपर्टी की जब्ती की बात है, ऐसे तरह के दंड की से अधिकारिता नहीं थी। इसको ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था कि किसी को डेथ पेनल्टी दे सके या किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर सके। ऐसे मामले कहाँ जाते थे? कलकत्ता के सदर निजामत अदालत में, मतलब फौजदारी अदालत में। इससे बड़ा कोर्ट क्या होता था? सदर फौजदारी अदालत, ठीक। तो ये तो छोटा कोर्ट हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया मुफस्सिल फौजदारी अदालत। इससे बड़ा वाला जो क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन किसको था? सदर फौजदारी अदालत को, जिसको हम सदर निजामत अदालत भी कह सकते हैं। तो जो भी अगर गंभीर अपराध होता है तो उसके लिए कहाँ पे जाते थे वो मामले? कलकत्ता में, जो भी हमने पढ़ा, सदर निजामत अदालत या सदर फौजदारी अदालत में, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो थी, ये दोनों जो कोर्ट थी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल फौजदारी अदालत। अब अगर हम बात करें सदर दीवानी अदालत की, अब ये तो वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई। अब देखो क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जब अपना जुडिशियल प्लान वो लाए, तो इसमें क्या होता है कि जो जिले थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे तो दीवानी और फौजदारी अदालतों के अलावा कंपनी की जो सरकार थी उनका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। तो कलकत्ते में भी इन्होंने 2 तरह की सदर अदालतों की स्थापना की। ये जो सदर अदालतें थी, एक देखती थी सिविल केसेस और दूसरी देखती थी क्रिमिनल केसेस, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि दीवानी और फौजदारी बिल्कुल ठीक यहीं पर ऐसा था। तो ये जो सदर दीवानी अदालतें थी, ये पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया होता था उसके लिए सबसे बड़ी, सबसे सर्वोच्च दीवानी अदालत थी, ठीक। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उनकी जो काउंसिल के 2 और सदस्य थे वो न्यायाधीश का कार्य करते थे। इसमें एक तो गवर्नर होता था, गवर्नर और उसकी काउंसिल, गवर्नर और उसकी काउंसिल ही सुप्रीम होती थी, ठीक। और अगर गवर्नर उपस्थित नहीं है तो उसकी जो काउंसिल का कोई तीसरा व्यक्ति है, जो थर्ड पर्सन है, वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था। इस अदालत की अगर गणपूर्ति की बात करें, गणपूर्ति मतलब कोरम, यानी अगर कार्यवाही शुरू करनी है तो कम से कम मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? तो कम से कम मिनिमम 3 जजेस होने चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए, कोरम के लिए। लेकिन गवर्नर और उसकी जो काउंसिल होती थी, उनके सभी सदस्य इस अदालत के न्यायाधीश की हैसियत से काम कर सकते थे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपकी सदर दीवानी अदालत है, इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ज़िले में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल था उसमें मुफस्सिल दीवानी अदालत होती थी, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऐसे ही कलकत्ते में सदर दीवानी अदालत होती थी। और ये आपका प्रोविंशियल लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट था सिविल केसेस में, ठीक। ये सिविल केसेस में सबसे बड़ा कोर्ट था सदर दीवानी अदालत। बात कर लेते हैं सदर फौजदारी अदालतों की, या फिर आप इसे सदर निजामत अदालत भी लिख सकते हो। और ये क्या था? जिस तरीके से ये आप देख सकते हो कि कलकत्ता में सबसे बड़ा, मतलब पूरा का पूरा प्रोविंशियली लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर, जैसे कि सबसे बड़ा सिविल केसेस में सदर दीवानी अदालत होती थी, उसी तरीके से प्रांतीय स्तर पर पूरे प्रदेश में या क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट था सदर फौजदारी अदालत या सदर निजामत अदालत। तो ये ध्यान रखना है हमें। और ये कलकत्ते में स्थित था, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। और इस अदालत में जो व्यक्ति था उसके द्वारा एक भारतीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, मतलब एक व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? दरोगा ए अदालत, दरोगा ए अदालत इसको बोला जाता था। फिर 1773 में हेस्टिंग्स के द्वारा, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनके द्वारा सदरुल हक नाम के व्यक्ति को, सदरुल हक नाम के व्यक्ति को क्या किया गया? यहाँ पर एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो यही है कि उनको दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक, जो यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्या होता है कि बाद में 1775 में, 1775 में सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ते से हटाकर, मतलब ये जो सदर निजामत अदालत थी, इसको मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ पर ये 1790 तक काम करती रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सदर निजामत अदालत के बारे में। लेकिन 1790 में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो दूसरे मतलब बाद में गवर्नर बने थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया? 1790 में मुर्शिदाबाद से हटाकर इसको दोबारा से कलकत्ते में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब कलकत्ते में ही स्थापित कर दी। उस टाइम पे जो दरोगा का काम होता था इन अदालतों में, वो यही होता था कि जो भी गंभीर केसेस होते थे उनको से वो डील करते थे, ठीक, ये ध्यान रखना है। फौजदारी के केसेस से निपटाया करती थी, ये ध्यान रखना है। और इस अदालत में किस तरीके की कार्यवाही चल रही है, किस तरीके की प्रोसीडिंग्स चल रही है, ये देखने का काम था सपरिषद महाराज्यपाल का, मतलब गवर्नर और उसकी काउंसिल का।
अब देखो, हमने 1772 का जुडिशियल प्लान समझा। हमने ये समझा कि 1772 की जुडिशियल प्लान में दो तरह की अदालतें बनाई गई थी। एक तो होती थी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें होती थी मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल फौजदारी अदालत। ये तो हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक बनाई गई थी कलकत्ता में, वो होती थी सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत या सदर निज़ामत अदालत। तो सबसे बड़ा जो जुडिशियल प्लान 1772 में सबसे इम्पोर्टेंट बात इस प्लान की यही रही है, जो हमें ध्यान रखनी है, कि इसमें किस तरीके से कोर्ट का जो अदालत सिस्टम था उसको किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, किस तरीके से कोर्ट को बनाया गया था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या चाहे कलकत्ते में बनाया गया हो। अब बात कर लेते हैं 1774 के जुडिशियल प्लान की। अब 1772 में जो भी जुडिशियल प्लान लाया गया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक, उससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी कमाई थी, जो भी उसकी अर्निंग थी, उसमें उसे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं हो रही थी कंपनी को। तो जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी अर्निंग में और उसे कुछ मतलब फ़ायदा नहीं लग रहा था, रिवेन्यू के लगातार घटता जा रहा था, तो बाद में क्या होता है कि 1773 में, मतलब 1773 में, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे मैंने बताया है पहली वीडियो में भी, उसके बाद भी मैंने बताया है कई वीडियो में, कि जो लोग 24 लोग इंग्लैंड में बैठते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो गवर्नर और उसकी काउंसिल को चलाते थे पूरा। गवर्नर तो हेड होता था प्रेसिडेंसी का, और उसकी काउंसिल में जो भी मेंबर होते थे 3, 4 या 5, और उनके ऊपर बड़ा कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इंग्लैंड में बैठते थे। तो उन्होंने गवर्नर और उसकी काउंसिल को कलेक्टर की पोस्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ निर्देश दिए, क्योंकि कलेक्टर के पास 1772 की जुडिशियल प्लान में आपने देखा कि बहुत सारी पावर आ गई थी। कलेक्टर ही दीवानी अदालतों का और फौजदारी अदालतों में जजमेंट दिया करते थे। तो क्या हो गया कि कलेक्टर की पावर को रेगुलेट करने के लिए ही 1774 का जुडिशियल प्लान लाया गया था। और सबसे पहले क्या होता है कि 1774 का जो ये जुडिशियल प्लान था, इसमें सबसे पहले क्या काम किया गया कि जो आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा था, इनका जो प्रोविंस था, इनका जो प्रदेश था, इन तीनों जगहों का, उसको 6 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको 6 भागों में बांट दिया जाता है, और वो 6 भाग थे कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका और पटना। तो सबसे पहले ये काम किया जाता है 1774 के जुडिशियल प्लान से। साथ ही कलकत्ता को छोड़कर जो शेष 5 भाग थे, जो भी हमने पढ़े, मतलब सिर्फ कलकत्ता को छोड़कर इन 5 भागों में क्या होता है कि एक एक प्रोविंशियल काउंसिल बना दी जाती है। प्रोविंशियल काउंसिल यानी एक एक प्रांतीय परिषद, जिन्हें हम प्रांतीय न्यायालय भी कह सकते हैं। तो एक एक प्रोविंशियल काउंसिल बना दी जाती है, और हर प्रोविंशियल काउंसिल में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके कुछ सर्वेंट नियुक्त कर दिए जाते हैं, और कलकत्ता में एक रिवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना की जाती है। इन सभी काउंसिल्स और कलकत्ता के रिवेन्यू बोर्ड का काम क्या था कि वो अपने एरिया के रिवेन्यू की वसूली कर सके। तो हर प्रांत के में अनेक सारे ज़िले थे, और हर ज़िले का मुख्य जो अधिकारी होता था वो एक भारतीय नायाब दीवान होता था, जिसको क्या बोलते थे, अमील। अमील या आमील इसी तरीके से करके बोला करते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1772 का जो जुडिशियल प्लान लाया गया था उसमें कलेक्टर को सारी पावर्स दी गई थी, लेकिन कलेक्टर की जगह पर 1774 का जो जुडिशियल प्लान था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें नायाब दीवान को या आमिल को ये सारे अधिकार दिए गए थे, और उसके पास जो कलेक्टर की पावर थी वो इसके पास ट्रांसफ़र की गई थी। नायाब दीवान क्या करता था, अपनी जगह की जो मुफस्सिल दीवानी अदालत थी उसमें न्यायाधीश का काम करता था। अभी तक कौन कर रहा था उनमें न्यायाधीश का काम, कलेक्टर कर रहे थे, लेकिन अब कलेक्टर की जगह पे नायाब दीवान को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1772 के जुडिशियल प्लान में क्या होता था कि जो ज़िले की मुफस्सिल दीवानी अदालतें थी उनमें अगर 500 रुपये से ज़्यादा के मूल्य के केसेस होते थे उन पर अपील कहाँ होती थी, कलकत्ते की सदर दीवानी अदालत में। लेकिन 1774 का जो नया जुडिशियल प्लान था इसमें नायाब दीवान देशी भारतीय होने के कारण, मतलब इंडियंस होने के कारण, ब्रिटिश शासक उन्हें अपना उन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते थे। इसलिए इन अदालतों में जो भी दीवानी अदालतें थी उनके जो भी जजमेंट्स हुआ करते थे दीवानी अदालतों के, उन सभी मामलों पर जो अपील होती थी वो प्रांतीय परिषदों में दायर की जाती थी, मतलब कि प्रोविंशियल काउंसिल में, जिनको हम प्रोविंशियल कोर्ट भी कह सकते हैं। तो इनकी अपील होती थी यहाँ पर।
ध्यान बस इतना रखना है कि वहाँ पे अपील जा रही थी सदर दीवानी अदालत में, मुफस्सिल दीवानी अदालत से, लेकिन यहाँ पे जो अपील जा रही है दीवानी कोर्ट्स की, वो जा रही है प्रोविंशियल काउंसिल में या प्रोविंशियल कोर्ट में। और इनको बोला जाता था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, यानी अपील की प्रांतीय न्यायालय या अपील के प्रांतीय न्यायालय। और 1,000 रुपये तक के जो मूल्य के जो मामले होते थे उनमें प्रांतीय अपील न्यायालय का जजमेंट बिल्कुल अंतिम होता था। और वाद की विषय वस्तु का मूल्य अगर केस की वैल्यू इससे ज़्यादा की है तो दूसरी अपील जाती थी सदर दीवानी अदालत में, फिर जाती थी सदर दीवानी अदालत में। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये था 1774 का आपका जुडिशियल प्लान। इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे क्योंकि 1772 के जुडिशियल प्लान में सारी की सारी जो पावर थी वो कलेक्टर को दे दी गई थी, वही जज का काम करते थे। उसी चीज़ को देखते हुए जिस तरीके से करप्शन बढ़ रहा था, कंपनी का को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कंपनी की कमाई घटती जा रही थी, इसीलिए 1774 में इस जुडिशियल प्लान को लाया गया। अब लास्ट में डिस्कस करेंगे 1780 का जुडिशियल प्लान। अब इसने भी बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहले जो इसका चेंज सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चेंज ये रहा कि इसने जो न्यायिक कार्य थे, जो जुडिशियल वर्क्स थे या जो भी जुडिशियल काम होते थे उस टाइम पे, उनको रिवेन्यू से पूरी तरह से अलग कर दिया। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था। अब क्योंकि देखो जब 1772 में और 1774 में जो भी जुडिशियल प्लान लाया गया था उसमें चेंज करना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएँ। ठीक, और यहाँ पर क्या होता था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो उसमें जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनका यूज़ करते हुए जो कलकत्ते में जो आपका गवर्नर जनरल और काउंसिल था, उन्होंने इसीलिए कि इन सब चीज़ों में चेंज किया जाए, जो भी 1772 और 74 में जो भी जुडिशियल प्लान में जो भी मतलब कुछ भी रिफॉर्म्स की अगर ज़रूरत थी तो उसके लिए एक जुडिशियल प्लान लाया गया 1780 में। और यहाँ पे 1780 की न्यायिक योजना जो ये जुडिशियल प्लान था, इसका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि इसके द्वारा जो न्यायिक कार्य थे और जो राजस्व जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम था उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ठीक, और क्या हुआ कि जो 1774 के जो भी प्रांतीय परिषदें स्थापित की गई थी, अभी तो हमने पढ़ा कि 1774 में प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई थी, तो उनका जो भी जुडिशियल राइट्स थे, जो उनको जैसे वो मुकदमे का निर्णय करते थे, तो मुकदमे का निर्णय करने की जो शक्ति थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया इस जुडिशियल प्लान से, और उसे केवल रिवेन्यू कलेक्शन के कार्य सौंपे गए कि तुम्हें सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन करना है, जुडिशियल काम तुम मत करो। इसीलिए उसको दीवानी मामले से निपटाने जो भी संबंधी अधिकार थे वो भी उससे ले लिए गए। अब सिविल केसेस भी नहीं देखेगा जो हमारा प्रोविंशियल काउंसिल था, पहले देखता था 1774 के जुडिशियल प्लान से, बट अब 1780 के जुडिशियल प्लान से प्रोविंशियल काउंसिल से जो दीवानी मामलों का वो निपटारा करता था वो वाली शक्ति उनसे ले ली गई थी। इसीलिए अब क्या होता है कि प्रांत के हर मुख्यालय में, अब क्योंकि देखो सिविल केसेस का काम किससे ले लिया गया है, प्रोविंशियल काउंसिल से ले लिया गया है, तो अब सिविल केसेस देखेगा कौन, उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि अब केसेस कौन निपटाएगा। तो उसके लिए प्रोविंस के हर मुख्यालय में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई थी, एक दीवानी अदालत। ठीक, और यहाँ पर इस दीवानी अदालत में जो गवर्नर और उसकी काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा एक सुपरिटेंडेंट को नियुक्त किया गया था, उसको अपॉइंट किया गया था। और ये दीवानी अदालत हफ्ते में 3 बार लगती थी, और ये दीवानी केसेस देखा करती थी, जो भी सिविल केसेस होते थे, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, सक्सेशन का मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो। तो ये व्यवस्था की गई थी, और इसको जुरिडिक्शन था 1,000 रुपये तक के मूल्य के केसेस को देखने के लिए। और ये जो सुपरिटेंडेंट्स होते थे जो सिविल केसेस देखते थे, इन्हीं को बाद में जज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जजेस कहा जाने लगा। तो ध्यान रखना है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। सिविल केसेस ये डिसाइड करते थे, 1,000 रुपये तक की वैल्यू के केसेस को देख सकते थे। ठीक, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनके निर्णय के खिलाफ अपील करनी होती थी तो वो कलकत्ता के सदर दीवानी अदालत को की जाती थी। अब देखो 1780 का जो जुडिशियल प्लान लाया गया था, जिसने प्रोविंशियल काउंसिल से रिवेन्यू से तो मतलब इसने क्या किया था कि जुडिशियल एक्ट जो भी जुडिशियल काम थे, न्यायिक कार्य थे और जो रिवेन्यू काम थे, उनको मतलब अलग अलग कर दिया था। और प्रोविंशियल जो भी आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स थे या प्रोविंशियल काउंसिल आप कुछ भी कहो, तो उनसे क्या किया था कि सिविल केसेस पे वो केसेस नहीं, मतलब उनको मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते, उन मैटर्स को डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक तरीके से उनसे जुडिशियल पावर ले ली गई थी, है ना। ये इसमें जो था प्रोविज़न था। अभी जो प्लान लाया गया था 1780 का, इसमें भी कुछ कमियां थी। एक तो जो
मुकदमे के पक्षकार होते थे उन्हें बहुत लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता था जस्टिस पाने के लिए, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था ये जो भी यहाँ से इस जुडिशल प्लान में जो भी सिस्टम लाया गया था। इसके अलावा जो कोर्ट के अधिकारी थे उनको लॉ और लीगल वर्क्स के बारे में उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, वो ट्रेंड ही नहीं थे इस बारे में। इसके अलावा 100 रुपये तक के जो मामले होते थे वो ज़मींदार और पब्लिक ऑफिसर्स डिसाइड करते थे इस टाइम पे, जिन्हें लॉ की कोई नॉलेज नहीं होती थी। और वही एक और प्रॉब्लम कि जजेस को सैलरी नहीं मिलती थी, जिससे वो करप्ट होते चले गए। तो इस तरह से इस वाले जुडिशियल प्लान में भी कई सारी कमियाँ थी। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है? आज की वीडियो में हमने समझा है वॉरेन हेस्टिंग्स के जुडिशियल प्लान्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे वो 1772 का जुडिशियल प्लान हो, 1774 का जुडिशियल प्लान हो या 1780 का जुडिशियल प्लान हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।